स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिनको इस बार अपने ओवरऑल ग्रेजुएशन में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको मेजर और माइनर के सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। यानी कि एक सब्जेक्ट होगा आपका मेजर का और बाकी सारे आपके माइनर के अंदर जाएंगे, है ना। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको मेजर माइनर में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। नहीं देखी है नए स्टूडेंट तो आप जाकर के हमारी मेजर और माइनर वाली वीडियोस देखो। उसको देखने के बाद आपको आपके सिलेबस से और एग्ज़ाम पैटर्न से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये करना है आपको। नहीं देखा तो आप वो वीडियो जा करके देखो। बाकी आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो आप, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के रिटर्न फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड हो जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका मेजर में हिस्ट्री है, मेजर हिस्ट्री में जिसमें आपको पढ़ना है एंशेंट हिस्ट्री, यानी कि बिल्कुल पुराना इतिहास पढ़ना है, बहुत पुराना इतिहास। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप हिस्ट्री पढ़ोगे। और एंशेंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का आपको जो है यूनिट सेकंड का हम जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले यूनिट 1 पे हमने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जा कर के देख सकते हो, ताकि आपके सिलेबस को कवर करने में आसानी रहे और एग्ज़ाम को आप अच्छे से दे पाओ। टू द पॉइंट बात की गई है, कुछ वहाँ पे बकवास नहीं की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर यूनिट सेकंड हम देखते हैं मेजर हिस्ट्री का। उससे पहले एक नज़र हम सिलेबस की ओर देख लेते हैं। देखो ये बच्चों, ये मैंने शोल की बुक का PDF ले रखा है, मेजर पेपर 1 डिसिप्लिन 1, जिसमें आपको प्राचीन समाज के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको ओवरऑल 4 यूनिट पढ़नी है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यूनिट 1 में आपको सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने कवर करवा दिया है। यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 2 चैप्टर। तो यूनिट 1 आपका हो चुका है, नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। और इसके रिटर्न फॉर्म में नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप चेक कर सकते हो। बाकी इसमें हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें आपको कांस्य युग की सभ्यता पढ़नी है और भारत और चीन के संबंध में पढ़ना होगा। ठीक है, ये दोनों पढ़ना होगा। फिर यूनिट 3 और यूनिट 4 भी हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल यूनिट 2 पर हम फोकस करते हैं और समझते हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो एग्ज़ाम जो है आपका ओवरऑल जो आता है 75 नंबर का। अभी तक तो आपका 75 मार्क्स का ही हुआ है पेपर। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या पता कुछ मार्क्स में भी चेंजेस कर दिया जाए, बाकी अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल आपको 75 नंबर का पेपर देना होता है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और इस बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। एक मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ MCQ क्वेश्चन होंगे और उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो होता है आपका शॉर्ट नोट का, बाकी के 4-5 जो है लॉन्ग होते हैं। यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आए तो उसमें से अटैम्प्ट आपको 5 ही करना होगा और उस 5 में भी एक क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट नोट का, बाकी के जो 4 बचते हैं वो होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 18 साढ़े 18 नंबर कवर करते हैं। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से हमें अटैम्प्ट करना होता है। अगर हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगर आया तो ये आएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता पर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आर्ट्स वगैरह के साइड के स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के इतिहास की शुरुआती कहाँ से हुई है? हड़प्पा से हुई है, तो ज़रूरी तो है हमें समझना। तो हड़प्पा की वस्तु और शिल्पकला को लेकर के पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर आया तो कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था वो था हड़प्पा। ठीक है, और ये जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक फैली हुई है, जिसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। साथ में इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, तो अगर एग्जाम में आए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। दूसरी चीज़, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सिंधु नदी के पास विकसित हुआ है। उसके अलावा इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नगर ज़्यादा विकसित हुए थे। हड़प्पा सभ्यता पे ओवरऑल चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, नहीं देखा तो आप वो भी जा करके देख सकते हो और अच्छे से अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। वो देखने के बाद आपका हड़प्पा सभ्यता से कोई भी पॉइंट
मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। तो वो जा कर के आप देख सकते हो। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी में हमें आवास मिले हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं, आभूषण, इमारतें, खुदाई के समय सिक्के मिले हैं, सिक्के जो होते हैं ना कॉइन्स, वो मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र काफ़ी जगह पे फैला हुआ है। अफ़गानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, आज के टाइम का गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इन सब में। बच्चों अगर हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से समझना है ना तो आप इसकी चैप्टर वाली वीडियो देख लो, वहाँ से एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, कहाँ से इसका क्षेत्र विस्तार था, ये सब। तो जो हड़प्पा सभ्यता था वो इन क्षेत्रों तक फैला था। और हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान का पाकिस्तान है ना, वहीं पे विकसित हुआ था, इसीलिए अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये एरिया भी उसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद अगर हड़प्पा सभ्यता से आपसे प्रश्न पूछा गया तो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की वस्तु और शिल्प कृतियाँ कैसी थी। तो आपको अच्छे से बताना होगा कि हड़प्पा की वस्तुओं में क्या क्या पाए गए हैं। जैसे वहाँ पे मनके पाए गए हैं, मनके मतलब होती है मोतियाँ, क्या होता है, मोतियाँ। वहाँ पे मोतियाँ वगैरह मिली हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ, ठीक। बाट बनाए जाते थे, बाट मतलब होता है तौला। जैसे हम आज के टाइम पे कोई सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो 50 ग्राम है ना, 1000 ग्राम, 1 किलो का तौला होता है ना, उन्हीं को बोला गया बाट। तो बाट बनाए जाते थे हड़प्पा के टाइम पे। सोचो उस टाइम पे भी ये चीज़ें थी लोगों के लिए। धातु बना जाती थी, धातु कला वहाँ पर थी, लेखन कला थी, मुद्रा कला थी, पैसे छपते थे उस टाइम पे, पात्र बनाए जाते थे जो पांडुलिपि वगैरह थी, यानी कि कहीं ना कहीं लेखन भी विकसित था, कहीं ना कहीं वो लिखाई पढ़ाई भी होती थी, चित्रकला की जाती थी, शिल्प कलाएँ उनके यहाँ पर मौजूद थी, कपड़े बनाए जाते थे, वस्त्र निर्माण होते थे, नाटक और संगीत जैसे कला मिले हैं वहाँ पर, शंख भी बनाए गए हैं, धातु से कई सारे जुड़े कार्य वहाँ पर होते थे, यानी कि व्यापार भी होता था। अब से जो ये सभी पॉइंट्स जो है एक सभ्यता में अगर विकसित है तो सोचो वहाँ पे व्यापार होता होगा, और व्यापार होगा यानी कि दूसरे देशों से भी उनका संपर्क होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप वहाँ पर एक एक करके अच्छे से लिखते हो। तो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, इसका फुल नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाकर के आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इतना लिखने के बाद अगर 18 नंबर में आया ये क्वेश्चन तो अंत में लिखना है एक निष्कर्ष, ठीक है, एक निष्कर्ष लिख देना। और निष्कर्ष हमेशा आपका अपना होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में वास्तुकला और शिल्पकला पूछ ली, मेन बॉडी जो है उसकी यही बनेगी। सबसे पहले बताना आप हड़प्पा के बारे में, फिर वस्तु और शिल्प के बारे में ये एग्जाम्पल दे देना, और फिर एक निष्कर्ष, बस एक आंसर की प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है। उसके बाद अगर हड़प्पा से पूछा गया तो हो सकता है कि आपकी नगर नियोजन से पूछ लिया जाए। पूछेगा नगर नियोजन पर विशेष ध्यान देते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है, ये आपको बताना होगा। तो लिख देना कि नगर नियोजन कैसे थे, वहाँ पे गलियाँ वगैरह कैसे बनाई जाती थी, कैसे एक सड़क विकसित होती थी, सब चीज़ें इस टाइप से आप उसको लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियाँ थी, क्या थी, बस्तियाँ 2 भागों में बांटी जाती थी, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग क्या होता था, कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी, चारों तरफ की दीवारों से घिरी होती थी। दुर्ग की जो संरचनाओं थे उनके प्रमाण आज भी मौजूद है, और बड़े बड़े विशाल स्नानाघर होते थे, स्नानाघर बड़े बड़े नहाने धोने के लिए बहुत काफ़ी बड़े स्नानाघर होते थे। निचले शहर में क्या होता था कि इन्हें भी दीवारों से घेरा जाता था, यानी कि इन पे भी किलेबंदी की जाती थी, और चबूतरों को जो है भवनों के ऊपर बनाया जाता था। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप इन दोनों में लिख सकते हो। उसके बाद पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियों की क्या क्या विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और गलियों को लगभग जो है गृण पद्धति के हिसाब से बनाया गया था। यहाँ पे ग्रेड लिख दिया गया है, गलत है, गृण पद्धति लिख देना आप, ठीक है। गृण पद्धति का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि एग्जाम्पल के लिए जो नालियाँ और सड़कें होती थी ना, कुछ इस टाइप से बनाई जाती थी, कुछ इस टाइप से। ये गई एक सड़क, ठीक है, तो नालियों को भी इसी टाइप से बनाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी नालियाँ जो है इस टाइप से बनाई जाती थी कि वो गृण पद्धति में आए। एक दूसरे को पूरी तरीके से काटेगी, यानी कि संपूर्ण काटती थी, ऐसे बनेगी नालियाँ। देखो देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सड़क है, ठीक है, नालियाँ कुछ इस टाइप से बनाई जाएगी, ये दोनों तरफ नालियाँ इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, राइट। अगर हम ऐसे भी कर दे तो यहाँ भी 90 डिग्री, इसको ऐसे भी कर दे तो यहाँ भी 90 डिग्री। तो जो नालियाँ वगैरह बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि वो एक दूसरे को आपस में काटे और 90 डिग्री यानी कि गृण पद्धति में बने।
जल निकास प्रणाली थी, यानी कि पानी का निकास होता था, पानी को निकालने की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी, गंदे पानी को निकाल सके। जैसे आज के टाइम पे क्या था, हम आज के टाइम पे भी देख सकते हो आप, हमारे घर होते हैं, घरों के अटैच में नालियाँ लगी होती है, नालियाँ बनी होती है। अब उन नालियों से क्या होता है, हमारे घर का जो गंदा पानी होता है वो नालियों के थ्रू किसी बड़े नाले में जाता है ना, और बड़े नाले से फिर साइकिल जो भी है वो अलग प्रोसेस होता है। तो सेम जो सिस्टम है वो हड़प्पा के टाइम पे भी अपनाया जाता था, जिसके साक्ष्य मिले हैं। सड़कों के साथ नालियों को बनाया गया, सड़कों और नालियों के अलग अलग अगल बगल जो है वो घरों को बनाया गया, जो सेम चीज़ आज भी आपको मिल जाएगी देखने को। उसके अलावा अगर प्रश्न पूछा गया तो इस टाइप से प्रश्न पूछेंगे, प्रौद्योगिकी को परिभाषित करो, ये पूछ लेगा। गलाने क्या थे, ये पूछ लेगा। या फिर पूछेगा कि समाज में जो धातु प्रौद्योगिकी था उसका क्या प्रभाव पड़ा। कांस्य युग से अगर क्वेश्चन आया तो कांस्य युग की सभ्यता के बारे में बता देगा। कांस्य युग का मतलब है कांसा, ये भी एक धातु होता है, ठीक है। लोहे से पहले कांसे का यूज होता था, प्रयोग होता था। तो कांस्य युग कैसे बना, कैसे लोग इस धातु से परिचित हुए, जाने, ये सब पूछ लेगा। औजार बनाने के लिए कांस्य की जो खोज थी उसका उपयोग और महत्व बताओ, ये पूछ लेगा। वह क्षेत्र जहाँ कांस्य युग की चीनी सभ्यता का विकसित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा ये एग्जाम में डेफिनेटली। कांस्य युग जो है चीन के शहर की योजना बतानी है। और एक और पूछ लेगा, एलिटी अर्थव्यवस्था के आधार पर विस्तार से वर्णन करो, ये पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था में क्या था, वहाँ कृषि होती थी, व्यापार होता था, लोग बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते थे, पशुपालन होता था, सिंचाई होता था, साथ में छोटे छोटे घरेलू उद्योग भी होते थे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये आप आराम से अगर कवर कर लोगे ना अपने यूनिट सेकंड में, तो इसके बाहर कुछ भी कहीं से भी नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता। आप ये टॉपिक्स कवर कर लो, 110% की गारंटी है कि आपको हिस्ट्री में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। फिर पासिंग मार्क्स तो छोड़ो, आप टॉप ही मारोगे, क्योंकि यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता है कभी भी, ठीक। तो ये टॉपिक्स आप क्लियर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बाकी का जो है आपको आंसर्स वगैरह हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नोट्स वहाँ पे अच्छे खासे हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप हमसे वहाँ पूछ भी सकते हो, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो कैसी लगी बच्चों ये वीडियो? आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप जा करके देखो, वो भी अपलोड है, आप जाइए। अगली वीडियो हमारी उसी पे रहेगी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग और किन किन सब्जेक्ट्स के इसी टाइप से क्वेश्चंस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।